बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 है, बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का ग्रोथ। और मैं पहले इसकी इंपॉर्टेंस बता दूँ इस चैप्टर में से क्या आता है। लिटरली आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक इसका सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा है पास पेपर में। वो है जो है ना इसकी ये वाली ग्रोथ कर्व। ठीक है, ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है। उसके अलावा ये सारा एमसीक्यूज से रिलेटेड है। ये भी एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है और ये भी। इसको छोड़ना नहीं है, रीड सारा करना है। इनमें एमसीक्यूज आते हैं और जो एमसीक्यूज आते हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवा लेती हूँ, इसलिए ज़्यादा पैनिक ना हो और ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अपने बेसिक पे रहते हैं। बेसिकली बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे कर रहा है ये उससे रिलेटेड है। और इसकी जो ये हम एफएससी में भी मेरे ख्याल से बच्चे पढ़ के आए थे। तो अब थोड़ा सा और मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं। बस इसको रीड आउट करेंगे एंड देन एमसीक्यूज बताऊंगी स्पेसिफिक कौन से आते हैं और कौन से नहीं आते, इसलिए स्टे कनेक्टेड। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं भाई ग्रोथ साइकिल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में हमने करना क्या है। मैंने कहा कि सिर्फ इसमें एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है पास पेपर में और वो एक ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे उसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ पे आते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करता है। ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ की डेफिनेशन अगर कोई करे तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना, अपने नंबर को बढ़ाना। बुक पर लिखो, ये नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ग्रोथ का वर्ड लिखा है वहीं पर लिखो। माइक्रोबायोलॉजी इतनी बड़ी है, इतनी मतलब आसान है मगर लेंथी है, इसलिए आप नोट्स पढ़ नहीं कर सकते। इंक्रीज इन पॉपुलेशन या इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। अब क्या हो रहा है, ग्रोथ कर कैसे रहा है बैक्टीरिया। हमने आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस देखा था। हमने कहा था बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करता है बाइनरी फिशन से। ठीक है, बाइनरी फिशन बेस्ट फ्रेंड से याद कर लो। और हमारे पास हम जो यूकैरियोट्स हैं हम ग्रोथ करते हैं माइटोसिस के थ्रू। आर यू रिमेंबर difference between the prokaryotes and eukaryotes, the only short question in chapter number 1। वहाँ पर भी यही शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर अब ये वाला। ठीक है, बाइनरी फिशन का मतलब क्या होगा। बाइनरी फिशन में मतलब बैक्टीरिया क्या करता है, एक बैक्टीरिया है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 2 हैं ये आपस में कन्वर्ट हो गए और ये 4 में हो जाएंगे। तो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। बाइनरी फिशन का मतलब क्या है कि एक सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड्स इनटू 2 सेल। अब ये डेफिनेशन ना आती नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन में, इतना वेला नहीं है यूएचएस आपको इतनी आसान से दे जो बचपन में आप पढ़ के आए हो। ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल एंड 2 इंटू 4 सेल। तो क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। ये आप टेबल देख लो, 2n के फार्मूले से इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, पहले ऐसे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और ना अब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस पैराग्राफ से, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अपना ना यहाँ पर ऐसे थोड़े से नोट्स बना लिएगा तो ताकि पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ा करे। ठीक है, उससे पहले एमसीक्यूज करने से पहले ना मैं आपको वहीं शॉर्ट क्वेश्चन कराती हूँ, उसके बाद एमसीक्यूज जल्दी जल्दी बताती जाऊँगी कि क्या क्या एमसीक्यूज आते हैं इसमें से। अच्छा, इसमें क्या हमने बेसिकली पढ़ना क्या है, इसकी ग्रोथ कर्व पढ़नी है। ग्रोथ कर्व ऐसी क्यों आया हुआ था एक बार, ग्रोथ कर्व बताएं आप बैक्टीरिया की, सॉरी वायरसेस की। अब ना बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा पढ़ते नहीं है, ग्रोथ कर्व का नाम देखते हैं और ये नहीं देखते बैक्टीरिया की पूछेगी या वायरसेस की। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना वायरसेस की लिखी हुई थी हमारे यूएचएस के उसमें, तो ना उसने क्या किया बैक्टीरिया की बनाती आई। उसका तो क्रॉस ही होगा यार, थोड़ा सा पढ़ लिया करो लिखा हुआ क्या है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग गलती मत करना। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, टाइम होगा और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स। मतलब कि हमारा एक सेल है हमारी बॉडी का, बैक्टीरिया उसमें एंटर हुआ और कितने लॉग नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स कितने बन रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको इनका नाम याद कराती हूँ, आपको रिमेंबर भी होगा। आप हमेशा याद करते थे लैग फेस होता है, फिर लॉग फेस होता है, फिर स्टेशनरी फेस होता है, इसको याद ही कर लेना। और डेथ एंड डिक्लाइन फेज होता है, डेथ या डिक्लाइन फेज होता है।
लैग हमेशा बच्चे भूल जाते हैं, लैग और लॉग में कंफ्यूज। हमेशा याद रखना ए पहले आता है ना अल्फ़ाबेटिकली, तो ए से ना नंबर 1 फेज़ लैग होगा, ठीक है, लैग होगा, फिर लॉग है, फिर स्टेशनरी है एंड डेथ एंड डिक्लाइन। स्टेशनरी को हम स्टेडी भी कहते हैं। अच्छा, लैग फेस में बेसिकली होता क्या है, जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, पहले अगर आपको याद हो तो एफएससी में भी बात पड़ी हुई थी, जैसे ही बैक्टीरिया एंटर होता है ना हमारी बॉडी में, तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, अपने आप को डिवाइड करने के लिए ना तैयारी शुरू करता है। आप ना शादी से रिलेटेड याद करना, जब भी किसी लड़की की शादी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो घर में क्या होता है, सबसे पहले उसकी तैयारियाँ हो रही होती है शादी की, मतलब ये भी अपनी तैयारी कर रहा है, अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए तैयारी कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। इस फेज़ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा अभी ये तैयारी कर रहा है शादी की। लॉग फेज़ में क्या होगा, जिसको हम लॉगरिथम भी कहते हैं, लॉगरिथम फेज़ में ये क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवीजन इसी में हो रही होती है। और इससे रिलेटेड यूएचएस क्या एक एमसीक्यूज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ, पास्ट पेपर में आया हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती ना, टीचर्स बताते हैं। उसके बाद है स्टेशनरी फेज़। अच्छा, इसमें बैक्टीरिया ने अपनी क्या हुई, ग्रोथ को इंक्रीज़ किया, अपने आप को डिवाइड किया, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब स्टेशनरी फेज़ क्या होगा, स्टेशनरी का मतलब है ना बढ़ रहे हैं ना इंक्रीज़ हो रहे हैं। बेसिकली जितने नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं ना, जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि जितने नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं उतने कम हो रहे हैं, जितने न्यू बैक्टीरिया बन रहे हैं ना उतने नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, डेथ भी उतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब न्यू जितने बन रहे हैं उतनी ही डेथ हो रही है। तो इसलिए ना कर्व में कोई मसला नहीं आता, हमें ऐसे लगेगा बैक्टीरिया तो इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे, बैक्टीरिया तो पैदा ही नहीं हो रहा, हालांकि जो न्यू बन रहे हैं और पुराने वाले फोत हो रहे हैं। और इसमें क्या होगा डेथ में, कि नंबर ऑफ जो डेथ का रेट है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, मरना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों की भी स्टोरी है, पहले स्टोरी सुन लो फिर बताती हूँ। स्टोरी क्या है, स्टेशनरी फेज़ में बेसिकली हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ना इन्वायरमेंट है, इसमें क्या था, बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया ने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा की है, जो कि लैग फेस होता है, फिर लॉग फेस में ये डिवीजन स्टार्ट कर दी, बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए। अब ना बैक्टीरिया में ना एबिलिटी होती है बैक्टीरिया में। अच्छा, अब इस इन्वायरमेंट में क्यों बढ़ा था, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा थे। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं न्यूट्रिएंट कम होना शुरू हो जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट कम हो रहे हैं, और ना बैक्टीरिया जब भी बनता है ना वो अपने आप से ना एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, टॉक्सिन्स रिलीज, एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन, ये आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब ना टॉक्सिन क्या होता है, एक लिहाज से तेज़ाब समझो, तेज़ाब ज़्यादा हो रहा है, यही तेज़ाब इसी को ही खुद को मार देगा। मतलब कि यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ, बुक में ना हमारी क्या रीज़न लिखी हुई है। अच्छा, जूम आउट करते हैं। यार कैमरा क्यों ख़राब हुआ है आज, 1 मिनट। पहले ना मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूँ, शादी की तैयारी हो रही है, सबसे पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा करेगा, अपने आप को डिवाइड करने में लैग फेज़ में, लॉग फेज़ में बेसिकली डिवीजन हो रही है। उसके बाद हमारा तीसरा फेज़ स्टेशनरी फेज़ आता है। स्टेशनरी फेज़ में जितने नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ सेल्स बैक्टीरिया की डेथ हो रही है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड। रीज़न क्या है इसमें, स्टेशनरी फेज़ में एक तो फूड कम हो रही है, इस वजह से स्टेशनरी फेज़ हो रहा है, और दूसरा टॉक्सिन ज़्यादा हो रहे हैं। बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस हो करता है, एक लिहाज से टॉक्सिन। डेथ फेज़ में क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, और टॉक्सिन बहुत ज़्यादा हो गया। ये बात ना आप जब ये रीड करोगे ना यहाँ से आपको तब समझ आएगी। स्टेशनरी फेज़ और डेथ फेज़ में टॉक्सिन की टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और जो डेथ फेज़ है उसमें टॉक्सिक लेवल ज़्यादा हो जाता है टॉक्सिन का। अब मैं अपनी ये इस पे आती हूँ, ये ज़रूर बनाना है एमसीक्यू में, जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना आपको ये ज़रूर बनानी पड़ेगी, ये कर्व। अच्छा, अब हम इस कर्व पे आते हैं, इसको कैसे समझना है हमने।
अच्छा, कर में क्या हो रहा है, पहले पहले ना ऐसे थोड़ा टेढ़ा बना देना। टेढ़ा से मुराद, अभी ये क्या चल रहा है, लैग फेज चल रहा है। लैग फेज में ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा करता है। लॉग फेज में ये स्पीड से अपनी ग्रोथ ज़्यादा करता है। लॉग फेज में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं टाइम से। फिर क्या आता है, स्टेशनरी फेज आता है। स्टेशनरी फेज में ना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, मतलब जितने बन रहे हैं उतने मर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया। उसके बाद डेथ और डिक्लाइन, डेथ और डिक्लाइन में ये डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये कर्व याद रखना, जब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना कर्व का, बैक्टीरिया और वायरसेस की, आगे वायरसेस की पढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। नंबर एमसीक्यूज मैंने आपको कहा था पास पेपर का एक यूएचएस का एमसीक्यूज बताऊंगी, पहले वो सुन लो। होता क्या है, आपके पास एक एमसीक्यूज आया हुआ था, जो एंटीबायोटिक्स हैं, जब भी किसी इंसान को बैक्टीरिया हो गया, फॉर एग्जांपल स्टैफ ऑरियस हो गया, कुछ भी हो गया, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स कौन से फेज़ में अच्छी एक्ट करती हैं, मतलब कौन से फेज़ में जाकर बैक्टीरिया को किल करेंगी, इनमें से कौन सा ऐसा फेज़ होगा जिसमें पेंसिलिन फॉर एग्जांपल दिया, वो बैक्टीरिया को जाके मार देगी। पता है वो कौन सा फेज़ होता है, लॉग फेज़, जिसमें बैक्टीरिया बहुत डिवाइड कर रहे होते हैं। मतलब आप हमेशा ये बात याद रखना, जब भी पेंसिलिन देते हैं, पेंसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक, तो वो जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होता है ना, तब दो एंटीबायोटिक्स तब ही वो जाके असर करती हैं। ये यूएचएस का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और लिटरली ये कितनी बार आया हुआ है, और मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है यूएचएस का एमसीक्यूज। मेडिसिन इज़ मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग डिवीजन, मतलब मेडिसिन हम जब तब देते हैं जब वो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होता है। पेंसिलिन इफेक्टिव है इन लॉग फेज। लॉग फेज क्या है, जिसमें बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर 1 बात, ये हमारे पास हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने बाइंड डिफ्यूजन के बारे में पता कर लिया। अब हमारे पास ना एक और एमसीक्यूज है, यूएचएस का एमसीक्यूज है। इसमें ना 2 बैक्टीरिया, उनकी ना लाइफ साइकिल के बारे में लिखा हुआ है, मतलब कि एक ई कोलाई का और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। अच्छा, ई कोलाई और एमटीबी। एमटीबी क्या होता है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं। ई कोलाई ना बहुत जल्दी फास्टेस्ट ग्रोथ करता है, फास्टेस्ट ग्रोथ है इसकी। ये ना मतलब एक बैक्टीरिया 2 में कैसे कन्वर्ट होगा, 20 मिनट्स में, 20 मिनट के अंदर अंदर ई कोलाई डिवाइड करता है। जब हम लैब में कल्चर्स लगाते हैं ना, तो हम ई कोलाई में इतनी ज़्यादा कॉलोनीज घंटे में बन जाती हैं, मतलब 40 मिनट के बाद इसमें डबल हो जाएगी, फिर उससे डबल। और एमटीबी की सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है, वो किस में होता है, 18 से 24 घंटे, मतलब एक बनेगा 24 घंटे में। अगर टीबी का कोई पेशेंट आया और हम लैब में उसका कल्चर लगाते हैं, हम एक दिन लगा के गए, अगले दिन सिर्फ एक ज़्यादा हुआ होगा, तो मतलब कितनी स्लो ग्रोथ है इसकी। ये एमसीक्यूज है। और ना एमटीबी की ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कल्चर से रिलेटेड। एमएलटी वाले जो स्टूडेंट है ना, वो जाके, जब भी मैं एमटीबी का नाम लूँ ना, जो टीबी कॉज करता है, जो हमारे कायदे आज़म को हुआ था, वो जाके वीडियो ज़रूर देखा करें प्लीज़। अच्छा, अब क्या हो रहा है, एमसीक्यूज लिख लो। यहाँ पर उलट मैंने लिख दिया, स्लोएस्ट ग्रोथ ई कोलाई की, बल्कि फास्टेस्ट ग्रोथ ई कोलाई की है, और स्लोएस्ट ग्रोथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये 24 घंटे में ग्रो करता है और ये 20 मिनट में, सिंपल। उसके बाद ये इस फेस के बारे में लिखा हुआ है, ये ना भी पढ़ो, इतना फजूल लिखा हुआ है ई कोलाई की 7 मिली। इसके बाद ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्रोथ बताई हुई है, कौन से ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होंगे, ये आगे आप पढ़ोगे। हम लोग ना एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लेमाइडिया का, और एक पढ़ेंगे रिकेट्शिया का। फिर रिकेट्शिया की टाइप्स आ जाती हैं, इलिचिया और एनाप्लाज्मा। तो उसमें यार ये अभी ना भी याद करो, आगे हो जाएगा क्लिनिकल केमिस्ट्री में, वैसे पढ़ते जाओ यहीं पर ही। तो ये क्या होता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, सिर्फ वाहिद ये बैक्टीरिया जो वायरस की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, ये ऐसे डिवाइड नहीं करते। इनको ना ह्यूमन सेल चाहिए, फिर ये जाके डिवाइड करेंगे। हमारा सेल चाहिए, हम तो नहीं देंगे इनको भाई, बदतमीज़ों को, खुद से डिवाइड नहीं कर सकते क्या। अब मज़े की चीज़ क्या, एरोबिक एंड एनाएरोबिक ग्रोथ।
कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन में ग्रोथ करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और कुछ होते हैं जो जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। अब उसमें इन्होंने थोड़ा सा इतना सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, लिटरली तुम लोगों को मैं अभी यूँ याद कराती हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। इसमें से सिर्फ MCQs आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट मैंने लिखा हुआ है। वेट अ मिनट, मैं आपको पहले ये बता दूँ स्टिकी नोट से। आप लोग जब क्लिनिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वहाँ याद करने से पहले वहाँ पर ना हर जगह MCQs आता है, ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, वो कहेंगे 3 नेम लिखें बैक्टीरिया के जो कि ऑब्लिगेट एनारोब्स। एनारोब्स क्या हैं? जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर हमने उनको ऑक्सीजन दे दी वो मर जाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब ऑक्सीजन जो है ना में ग्रोथ नहीं करते। और मैं इसकी ना फिगर आपको दिखाती हूँ, एक बहुत प्यारी डायग्राम है, ठीक है। आपने इसको याद करना है ABC से। A से एक्टिनोमाइसिस, B से बैक्टीरियोड्स और क्लॉस्ट्रिडियम। ये अभी याद ना करो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लिख लो एक बार, ताकि जब आप एंड में पूरी माइक्रो पढ़ लोगे ना, तब आपको ये जो इकट्ठी मैंने आपको करके दी है ना चीज़ें, जो एक चैप्टर में एक बात लिखी हुई है, दूसरे चैप्टर में दूसरा नाम लिखा हुआ है, क्लिनिकल में ये तीसरे में लिखा हुआ है, फिर उसको जमा करने में मुश्किल होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ना आप लोगों को बता दिया। और एक और चौथा लिख लो F से, फ्यूजिफॉर्म भी ऑब्लिगेट एनारोब है, मतलब ऑक्सीजन में ये डिवाइड नहीं करता। हम इसको लैब में जब ग्रोथ कराते हैं हम ऑक्सीजन नहीं देते इनको। अच्छा, अब सुन लो इस पूरे टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो मैंने ये कहा कि स्टिकी नोट्स पे आप अपने ये बात लिख लो, उसके बाद अब मैं ये पूरे टॉपिक में पता है क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि हमने ना बैक्टीरिया को ना 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑब्लिगेट एरोबिक है, मतलब एरोब्स ऑक्सीजन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ना एक है ऑब्लिगेट एरोब्स, जिनको ऑक्सीजन चाहे ये होगी, ऑक्सीजन देंगे तो वो ग्रोथ करेंगे लेबॉर्ट्री में, और अगर ऑक्सीजन ना देंगे तो वो नहीं करेंगे ग्रोथ। और कुछ होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब उनको अगर ऑक्सीजन, वो हर हाल में खुश हैं। कुछ लोग ना होते हैं ना जो हर हाल में, उनको कुछ ना भी दो ना वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं हम ना, मतलब अगर आप हमें दे रहे हो तब भी खुश हैं हम, नहीं दे रहे तब भी हम खुश हैं।